कुछ तो सिंगर्स ऐसे हैं जो बिना ऑटो ट्यून के गा ही नहीं सकते हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी गाइस प्लीज। पति देव की बात काटी जा रही है, बताओ। हमेशा काटती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी सुंदरता की राज क्या है? आई तो लव जेंजी। मुझसे बात करने भी आए तो जेंजीज आए, मेरे कॉन्सर्ट में भी जेंजीज आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जेंजी ज्यादा से ज्यादा करें। आपको जैसे हस्बैंड मिले हैं तो उनको आप एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? राम जी। तालियां तालियां एकदम शानदार। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले। जोरदार तालियां गाइस स्वाति मिश्रा जी के लिए। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस शादी के लिए भी आपको। धन्यवाद। और मोदी जी से भी आप मिले फाइनली। फाइनली बधाइयां आपको एक साथ हो गए। तो गाइस एक बार जोरदार तालियां दोबारा से होनी चाहिए। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो भगवान ने बस, मेहरबान है भगवान मेरे ऊपर। हम चाहते हैं ऐसे और भी आपको देते रहे, आगे बढ़ते रहे। बट अब न्यूज रूम में आप आ चुके हैं, बहुत सारे जेंजीज हैं, इनके बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने वाले हैं, और कुछ तीखे भी सवाल हो सकते हैं, कुछ दिल के भी सवाल हो सकते हैं। तो रेडी है सेगमेंट के लिए? जी बिल्कुल रेडी। थोड़ा शक्ति एनर्जी लाइए। बिल्कुल रेडी हूँ गाइस। तो जोश आई है तो मैं माइक पास ऑन करता हूँ अपने कलीग्स को। और अनुष्का, सबसे पहले आप पूछिए जो पूछना है और माइक पास ऑन करते जाइए। जी थैंक यू सो मच अंकित। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यहाँ पे आने के लिए। तो जेंजी, एक जेंजी स्टाइल में स्वागत हो जाए वापस से मैम का। तो मैम सबसे पहला सवाल जो मेरा है, बेसिकली आपसे थोड़ी मेहनत करवानी है। आपने इतना प्यारा गाना गाया है राम आएंगे, तो ये सेगमेंट मेरे हिसाब से बिना इस गाने से शुरुआत नहीं हो सकती इससे बेहतर। तो मैं चाहूंगी प्लीज आप एक बार से गाकर हमें सुनाएं लाइव। जरूर मैं गा के सुनाऊंगी। अगर याद हो तो आप सब भी साथ गाइएगा। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा गाया आपने। और यहाँ पे जो जेंजीज हैं काफ़ी खुश भी हो गई है। लेकिन मैम एक सवाल है, जेंजी जो लड़कियां हैं आजकल वो मेन कैरेक्टर मोमेंट में रहती हैं। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी आपका कब ये मेन कैरेक्टर मोमेंट है जब आपको लगा था मैं ही हूँ अपनी पू? देखो, मेन कैरेक्टर मोमेंट में तो सभी लड़कियों को रहना चाहिए, ना सिर्फ जेंजी बट हमारे एज के भी, हम मिलेनियल हैं, सबको रहना चाहिए भाई। लड़कियों का इतिहास इतना मतलब थोड़ा अजीब सा रहा है, थोड़ा लड़कियों को दबा के रखा गया है, सारे रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं। और अब जब हम इस मोड पे आ गए हैं, जब हम मेन कैरेक्टर एनर्जी में रह सकते हैं, तो डेफिनेटली रहना चाहिए, है ना। मैम आपका कौन सा वो मोमेंट है जिसको आप कह सकते हो कि वो मेन कैरेक्टर मोमेंट था आपका? एक्चुअली मैं जब स्टेज पे जाती हूँ और जब लोग मेरे को सुनने के लिए, मुझे मेरे भजन को सुनने के लिए जब मेरे लिए हूटिंग करते हैं, तब मैं मेन कैरेक्टर एनर्जी में आ जाती हूँ। हूटिंग प्लीज। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भजन क्लबिंग आजकल इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग है, इतनी वायरल है, जेंजीज पीछे पागल हो रखे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है। भजन और भजन क्लबिंग नाम से जो भी जेंजी भजनों से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। और अभी इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने सुना कि जेंजी दूर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है जेंजी भजन से दूर हो रहे हैं, इट्स जस्ट कि उनका तरीका थोड़ा अलग है, बट भगवान से तो कभी जेंजी दूर हुए ही नहीं। और आजकल जो भजनों को आगे बढ़ा रहे हैं वो मेन जेंजीज ही हैं, उन्हीं के लिए कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन्हीं के लिए इतने बड़े बड़े क्लबिंग्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू जेंजीज। एक गाना तो जरूर हो जाए। ज़रूर गाऊंगी मैं। तो मेरा नया गाना आया है जो कि आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं, वही सुनाती हूँ।
जो जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो करा लो प्रभु तुम पे निछावर, और दे दो सजाया इनाम मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी सुंदरता की राज क्या है? देखो, थोड़ा बहुत स्किन केयर, थोड़ा बहुत अच्छा खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और जीन्स है माँ बाप के। और फिर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि आपके गाने बहुत देश विदेश से बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो आपको ये कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि मैं एक छोटे से कमरे से गाना बनाती हूँ और वो विश्व में लोगों तक पहुँचता है और लोग पसंद करते हैं, उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उस पर रील्स बनाते हैं। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स देती है मुझे। एक और लास्ट गाना बस सभी के लिए। सुनाऊंगी जरूर। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जिंजीज के चैनल पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। वाज रियली एक्साइटेड टू बी हियर एंड आप सबसे मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब सवाल शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस आप कल्चर से आती हैं, आप भोजपुरी से आती हैं, वहाँ पर एक जो आरोप लगता है अश्लीलता को लेकर, आप उसको कैसे देखती हैं? क्योंकि बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी ने एक जो गाने को लेके सवाल किया था कि साफ साफ कहा था कि वो कट्टा कल्चर, बंदूक कल्चर जो था उस पर निशाना साधा था, तो आप उसको कैसे देखती हैं? ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि गाने तो एंजॉय कर लेते हैं, व्यूज़ चले जाते हैं 200 300 400 500 मिलियन, बट लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया में अपनी सभ्यता संस्कृति कैसे वो डाल रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं आपके बारे में? 500 मिलियन का गाना है और इतने गंदे शब्द, गंदे बोल, गंदे ड्रेस पहनाए, हीरोइन को पूरा ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है और वो दिखा के पैसे तो कमा ले रहे हैं, लेकिन संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना जो बेसिकली रूट है, कल्चर है, वो तो आप खो रहे हैं ना कहीं। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल कि क्या अब भजन में भी कंपटीशन शुरू हो गए हैं? हाँ, हो तो गया है शुरू, कंपटीशन हो तो गया है शुरू, क्योंकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भजन एक भक्ति भाव से गाया जाता है और मैं बड़ा भक्त कि मैं बड़ा भक्त, ये कैसे कंपटीशन हो सकता है? लेकिन है अभी लोगों में, क्योंकि भजन कॉन्सर्ट्स अब कमर्शियलाइज हो गए हैं, तो इसीलिए है बिटर ट्रूथ, बट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या हम आने वाले चुनाव में आपको मैदान में देखेंगे कभी? I have no idea guys। अगर जेनजी चाहेगी तो जाऊंगी। भाई जिंजीज चाह जाना, क्योंकि बहुत जरूरत है हमें। अब मेरे को बात कर लेने दो, सब लोगों ने मेरे से माइक पास ऑन कर लिया गया हमेशा। तो मैम, पहली बात तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है हम जेनजीज के बीच? हम छोटा सा एक हमारा भारत है जेनजीज का, उसके बीच आके आई तो लव जेनजी। मेरे कॉन्सर्ट में जेनजी जब भी आते हैं ना, तो वो जो कॉन्सर्ट का लेवल होता है वो यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं तो स्पेशली कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जेनजीज आए। ऐसा लग रहा है कि फ्री में कॉन्सर्ट करवा लिया हम लोगों ने आपसे। नहीं, फ्री नहीं है, आपका प्रेम जो है उसका पेमेंट है। फ्री नहीं है। अच्छा, इन सबसे अलग मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप राम जी के ज़्यादा आप भजन मैंने सुने हैं आपके, अगर मैं बात करूँ कि आपके इष्ट जहाँ से आप कनेक्टेड फील करते हो, तो क्या वो राम जी हैं या फिर कोई और? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। कब ऐसा लगा कि हाँ भाई, मुझे प्रभु श्री राम से ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है? मुझे हमेशा से लगता है, मुझे एक्चुअली नारायण के रूप से ही कनेक्शन लगता है। तो वो चाहे राम जी के रूप में हो, कृष्ण जी के रूप में हो, विष्णु जी के रूप में हो, चाहे उनके कितने भी अवतार हैं, मैं सबसे ज़्यादा राम जी से ही कनेक्शन फील करती हूँ और राम जी को हर समय याद करती हूँ। अच्छा, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लड़कियां बोलते हैं कि हमें हमारे पार्टनर में राम अवतार जैसा कुछ मिल जाए, कि हाँ हमारा पार्टनर में भी प्रभु श्री राम जैसा मिल जाए, तो क्या आपको मिला आपका श्री राम? एक्चुअली क्या है कि जब हमारी कुंडली देखी जा रही थी, तो मेरी कुंडली तो ठीक ठाक बताई गई, अच्छा भाग्य है, बहुत लाइफ में नाम करेंगी, भक्त है, ये है वो है। बट जब मेरे पार्टनर की कुंडली दिखाई गई तो उन्होंने यही बोला, ज्योतिष ने, कि लड़के के गुण मिलते हैं राम जी से। सच में राम जी मिल गए? नहीं तो
नहीं तो देखो मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं भगवान से बोलूं कि भगवान स्वयं अपने जैसा दे दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सबके अंदर एक न एक सिंगर छिपा होता है, तो आपने कब डिसाइड करा कि आपको एक सिंगर बनना है? सो बेसिकली जब मैं क्लास नर्सरी में थी तो मैंने देखो तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिंगर बनना है। अब उस समय मुझे टीवी पे हीरोइंस को देख के लगता था कि ये गा रही हैं तो यही सिंगर है। तो मैं अपनी दादी को परेशान करने लगी, पापा को परेशान करने लगी, मुझे लिपस्टिक ला के दो, अच्छे कपड़े ला के दो, मुझे गोरा बना दो, मुझे क्रीम ला के दो, मैं अच्छी दिखूंगी तो मैं गाना गाऊंगी, मैं टीवी पे आ जाऊंगी। तो इस लेवल का मुझे वो चढ़ गया था खुमार कि मुझे सिंगर ही बनना है, उसके लिए मुझे हीरोइन बनना पड़ेगा पहले। तो फिर बाद में लेटर ऑन आई रियलाइज कि सिंगिंग अलग प्रोफेशन है और एक्ट्रेस अलग प्रोफेशन है। तो फिर धीरे धीरे बट बचपन में ही कर लिया था। मैथिली कुछ आता है आपको या फिर कुछ? एक ही आता है वो किया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि राम जी के लिए तो आपने इतना खूबसूरत सा भजन हमें दिया है, क्या कृष्ण जी के लिए भी आपने कोई, जो कृष्ण नगरी हमारा जो चल रहा है, तो उसके लिए भी कोई आपने भजन तैयार किया है? देखिए अगर देश में कुछ भी कोई भी चीज़ कोई पॉलिटिकल मुद्दा की वजह से चल रहा है तो मैं उस पर गाना नहीं गाती हूँ। राम भजन भी मैंने राम मंदिर बन रहा था इसके लिए नहीं गाया था, मैंने बहुत पहले गाया था। और जब मुझे ऐसा एहसास होगा कि मुझे कृष्ण जी के लिए कुछ गाना चाहिए, अब उनको पुकार लगानी चाहिए, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। जस्ट बिकॉज देश में कुछ हो रहा है, कुछ ट्रेंड कर रहा है, उसके लिए मैं नहीं गा सकती हूँ। मैम अब सारी बातें तो भजन से हो गई रिलेटेड, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपको जैसे हस्बैंड मिले हैं तो उनको आप एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? राम जी। अगर राम जी ना बोलना उसके अलावा बताइए। सिंपल काम नहीं सिंपल काम इंसान, एकदम बिल्कुल राम जी की तरह, जिसको मतलब किसी भी सिचुएशन में वो पैनिक हो ही नहीं सकता। मैं हो जाती हूँ, वो हर काम इतनी शांति, मैंने इतना शांत इंसान अपने जीवन में नहीं देखा है। तभी अगर आप लोगों की कभी लड़ाई होती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं नहीं करती, वो हैंडल करते हैं। मैं तो लड़ाई करती हूँ एज यूजुअल। मैं तो लड़ाई करती हूँ, हैंडल वो करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। सो जैसा आपने नर्सरी में डिसाइड कर लिया था कि आपको सिंगर बनना है एक्ट्रेसेस को देख के, तो ऑब्वियसली तब भजन गाने ये तो नहीं सोचा होगा? नहीं, भजन तो नहीं सोचा था। ऑल्दो मेरी फैमिली में बचपन से ही भजन का बहुत माहौल रहा है। बचपन में जो गाने सुन के मैंने संगीत की इच्छा भी अपने अंदर जो है वो लाई थी, वो भी भजन ही थे। तो शारदा मैम के गाने बजते थे, फिर अनुराधा मैम के गाने बजते थे, फिर उस समय जितने सिंगर टी सीरीज़ के सारे भजन बजते थे। तो भजन सुन के ही मेरे अंदर वो इच्छा हुई कि मुझे सिंगर बनना है, बट उस समय भजन गायक बनना है ये मैंने नहीं सोचा था। तो उस टाइम या अभी के लिए बॉलीवुड या कोई हिंदी गाना जो बहुत पसंद हो, जिसे आप हमारे लिए गुनगुना सकें? हिंदी गाने तो बहुत, मुझे हिंदी गाने गाए हुए कितने टाइम हो गया है। जेंजी श्रेया मैम के सारे गाने पुराने भी बहुत। हाँ मैं गा देती हूँ उन्हीं का गाना। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है। मुझे लग रहा है आपके हस्बैंड भी यहीं बैठे हैं तो आपने ये गाना शायद तभी चुना है। यस राइट। बिल्कुल, बट जिस तरह जजीज के साथ आपने इंटरेक्ट किया और कितना मजा आया, क्या कुछ? बहुत अमेजिंग मजा आ गया। मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे बात करने भी आए तो जेंजीज आए, मेरे कॉन्सर्ट में भी जेंजीज आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जेंजीज ज्यादा से ज्यादा करें। बट थैंक यू सो मच। आप रेडी हैं अगली सेगमेंट के लिए भी? आप या डेफिनेटली। चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस, जोरदार तालियां। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो म्यूज़िक की दुनिया से आते हैं एंड अब बात करें तो वेब शोज़ हो, ज़िंदगी हो, हमारी डेली रूटीन हो या फिर फिल्में हो, बिना म्यूज़िक के हमारी लाइफ ही अधूरी है।
आप म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं, कमाल के म्यूजिशियन, कमाल के आर्टिस्ट, और ऐसी एक आर्टिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन स्वाति मिश्रा विद अस। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने कहा, म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के आर्टिस्ट, और आप वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कि भजन को इस लेवल पे लेके जा रही हैं, इस तरह की एक अलग ही फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। एंड जो भी आपका गाना होता है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है उसको सुनते ही। तो इसकी जो शुरुआत जब मुझे लगता है कि लोग जब क ख ग लिखते हैं, आप कुछ और सोच रहे थे कि मैं गाना लिखूं कॉपी के पन्नों तो मैं के पीछे। संगीत लिख रही थी। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से हुआ ये सिलसिला? कब दिल में आया कि मुझे लोगों की आवाज, जो अपनी आवाजें लोगों तक पहुंचानी है, उनकी प्लेलिस्ट में ऐड होना है? एंड सफरनामा जो आप थोड़ा सा बता। एक्चुअली इतना कुछ मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने बस सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है। ये जो हम सुन रहे हैं, जो गाना जो गा रही है महिला, मुझे वैसे ही बनना है। तो पहले तो हमने स्पीकर पे सुना बचपन में, फिर हमने टीवी पे देखा, तो उसके बाद से लालसा आ गई मन में कि वैसा ही बनना है। तो धीरे धीरे बचपन से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी सिंगर बनने की। बट सिंगर क्यों बनना है? मतलब एक मोटिवेशन क्या था? पता नहीं क्यों, बचपन से ऐसा है कि संगीत जब मैंने सुना और जब बहुत सुनने लग गई तो मुझे ऐसा लगा मुझे यही करना है। एकदम मनी, एक होता है ना पिछले जन्म का कुछ रिश्ता होगा मेरा संगीत के साथ या आर्ट के किसी फॉर्म के साथ, तो मुझे लगता है संगीत के साथ ही होगा। तो इसलिए बचपन से था कि मुझे संगीतकार ही बनना है, सिंगर ही बनना है। बट अगर मैं इनिशियली पूछूं कि जब आप सीखते थे, रियाज करते थे, तो तराशा किसने स्वाति को, वो आवाज को किसने पहचाना कि हाँ ये स्पार्क कर सकती है आगे जाके? तो बहुत बाद में मैंने सीखना शुरू किया, क्लास 7th के बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले मैंने छपरा में ही गुरुजी हैं राम प्रकाश मिश्रा जी, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, मैंने वहाँ सीखना शुरू किया। फिर मैं बनारस गई, बनारस में मैंने कॉलेज में शिक्षा ली। गुरु तो मेरे एक ही हैं, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी। उसके बाद बनारस में गई, वहाँ मैंने संगीत की शिक्षा ली, वहाँ से बेसिकली बैचलर्स किया म्यूजिक में। फिर मुंबई आई मास्टर्स के लिए, और उसी बीच में मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। तो बस सिलसिला चल रहा है। लेकिन सिंगर तो आप हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट आपके 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो यूट्यूब की दुनिया को कितना समझ पाती हैं? क्योंकि वो 2G से 5G हमने भी पूरा वो एक फेज देखा है। तो यूट्यूब की दुनिया जो है आजकल लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह का कंटेंट आप तो आजकल तो सोशल मीडिया का ही जमाना है। और मैं तो बहुत ही पॉजिटिव वे में और बहुत खुले दिल से स्वीकार करती हूँ सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया ने मुझे सब कुछ दिया है। और जैसा कि आप पूछ रहे थे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं, और शायद कभी नहीं होती, स्ट्रगल ही कर रही होती। कितने आर्टिस्ट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिस पर मुझे वो सारी चीजें मिली जो एक आर्टिस्ट सोचता है या सपने देखता है। बट जैसे हमने जिक्र किया छपरा से मुंबई का जो सफर था, तो कितनी वेलकमिंग थी इंडस्ट्री? क्योंकि न्यू कमर्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है जब कोई गॉडफादर ना हो, कोई बड़ा लेबल आपके साथ ना हो। तो इनिशियल डेज जो स्ट्रगल डेज थे उसको लेकर थोड़ा। एक्चुअली मैं बॉलीवुड में का पार्ट होने के लिए आई ही नहीं थी मुंबई। मैं अपने यूट्यूब पे ही काम करने के लिए आई थी। बॉलीवुड का ऐसा था कि अगर मुझे मेरे काम की वजह से ऐसा कुछ ऑफर आता है तो मैं ज़रूर उसको ऑफर को ग्रैब करूँगी और ज़रूर गाऊँगी। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं सुनाना चाहती हूँ बॉलीवुड से। तो एक कोई डायरेक्टर हैं, उनको मेरा नंबर दिया गया कि ये स्वाति हैं, ये गाना गाती हैं। स्वाति हैं, गाना गाती हैं। हाँ, गाना गाती हैं, हिंदी। हर जगह संगीत जोड़ देते हैं हम लोग। तो गाती हैं, उस समय मैं हिंदी गाती थी। तो आप इनसे कांटेक्ट करें और इनसे बात करें करने के लिए। और मुझे पूरी जानकारी नहीं आई थी कि मुझे कौन कॉल करने वाला है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे उस डायरेक्टर का फोन रात के 2 बजे आया। तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। हो सकता है मुंबई में होता होगा ऐसा, मुझे नहीं पता कि उनका प्रोफेशनल टाइम क्या है। बट मुझे कॉल आया तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने बोला कि सर हम सुबह बात कर सकते हैं क्या, बिकॉज ही वॉज ड्रंक एंड द वे ही वॉज टॉकिंग टू मी इट वॉज लाइक कि तुम स्ट्रगलर हो, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तो मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। वो तरीका था बात करने का। तो मैंने बोला, पहले मैंने पूछा सर आप कौन बोल रहे हैं। ऑब्वियसली उनका नंबर सेव नहीं है तो मैं यही बोलूंगी ना आप कौन बोल रहे हैं। तो फिर मुझ पर चिल्लाने लग गए, इसने बताया नहीं क्या मेरे बारे में तुम्हें, रखो फोन, कहाँ से आ जाते हैं ऐसा करके। फिर अगले दिन मैंने उस फ्रेंड से बोला कि तुमने उसको नंबर दिया था क्या मेरा, रात में फोन आया था, बताना तो चाहिए कि फोन आएगा या ये नंबर है उनका फोन आएगा। तो उसने बोला कि स्वाति थोड़ा हम्बल होना सीखो जीवन में, समझी, ऐसे इंडस्ट्री में चढ़ के रहोगी तो कभी काम नहीं मिलेगा। जब उनका फोन आया तुमको हालचाल पूछना चाहिए। तो बेसिकली वो कह रहा था चमचागिरी शुरू कर देनी चाहिए थी ताकि तुमको। मैंने कहा भाई सुनो, ऐसे काम लेने नहीं आई हूँ मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं पूरे जीवन बैठ के खाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी,
ये जो तुम कह रहे हो मुझे करने के लिए मैं नहीं करूँगी, तुम्हें करना है करो, और तुम्हें वो इंसिडेंट मुझे बहुत ही हर्ट कर गई। मैंने सोचा कि मैं किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहूँगी, मुझे किसी से काम नहीं चाहिए। तो जीवन में अगर बुरी चीज़ें हो रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सीख दे के ही जाती हैं। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, और काफ़ी लोग आपकी इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे जो स्ट्रगल कर भी रहे हैं। बट जब गूगल पर आपको वन ऑफ द यंगेस्ट भजन सिंगर्स में गिना जाता है, आपका नाम आता है जब लोग सर्च करते हैं, तो इस रिकॉग्निशन को किस तरह आप देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और अगर इससे कुछ लोग भी सीख के और भक्ति में जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है वो है जेनजीज को अट्रैक्ट करना। अब जब जेनजी वर्ड आता है तो आप कितना समझ पाती हैं या समझ रही हैं इस जनरेशन को, क्या कुछ सीख रही हैं इनसे? क्योंकि जेनजीज अनप्रेडिक्टेबल दे है। आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और उनके प्लान्स हमसे बहुत ही अच्छे होते हैं। उनके पास हर चीज की जानकारी हमसे ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है। पहले के जमाने में किसी को कुछ पता करना होता था तो किसी बड़े से पूछेगा, उसको नहीं पता होगा तो वो किसी और से पूछेगा, हो सकता है आंसर एक हफ्ते बाद आए, बट अभी एक क्लिक पे सब कुछ है आपके पास। तो जेनजीज के पास टेक्नोलॉजी है और अब तो एआई है, तो जेनजीज तो बहुत स्मार्ट है और मैं बहुत ही पॉजिटिवली उनका वेलकम करती हूँ। बिल्कुल। एंड जो भी जेनजीज हैं जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है क्या करना है तो जरूर सोचिए, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि जेनजीज आजकल बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। बट डेफिनेटली स्वाति जी, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो आप म्यूजिक का पार्ट हैं, तो म्यूजिक में बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी आती है, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ऑटो ट्यून का यूज होता है, उसके बाद लेयरिंग होती है, अलग प्रोडक्शन भी, क्योंकि एक सिंगर को ये सब भी पता होना चाहिए। तो अगर ऑटो ट्यून आज इंडस्ट्री से बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि बहुत सारे सिंगर्स एक्सपोज हो जाएंगे? यस, कुछ तो सिंगर्स ऐसे हैं जो बिना ऑटो ट्यून के गा ही नहीं सकते हैं। स्टेज पे भी गाते हैं ऑटो ट्यून में, और स्टेज पे भी रिकॉर्डिंग ही गाते हैं, लाइव नहीं गाते हैं। तो या टेक्नोलॉजी है तो कई लोगों का करियर है, घर चल रहा है। जैसे कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं मुझे क्यों फंसा नहीं बिल्कुल, बट एक और चीज जो आपकी लाइफ में बदली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी आपकी हो गई है। एंड वो ऊपर भी जब बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि राम आएंगे, लेकिन असली में अब राम आपकी जिंदगी में आ गए हैं। अब बस यही रहे कि आप शुरूप नखाबत बन जाना कभी पिटाई मत करना। बट कैसा लाइफ चल रही है? मेरी पिटाई हो जाएगी। और मेरे फैमिली वाले मेरे हस्बैंड को इतना मानते हैं कि अगर झगड़ा का भी सुन लेते हैं तो मेरी माँ मुझे फोन करके डांटने लगती है। यस, मेरी ही गलती होगी, वो कभी नहीं मान सकती है कि उनके दामाद की गलती हो सकती है, मेरी ही गलती होती है। नहीं, बट वेडिंग ग्लो तो आपके चेहरे पे एक नजर आ ही रहा है, लेकिन क्या कितनी लाइफ बदली है, क्या चीजें, क्योंकि वो भी आपकी ही फील्ड से आते हैं, तो क्या कुछ चलता है, क्या बातें होती है टेबल पे, क्या कुछ बताएं? सो बेसिकली हम चाहते तो हैं कि हम काम के पीरियड में काम का बात करेंगे, उसके बाद फैमिली की बात करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर वक्त हमारे बीच काम की बात होती रहती है, डेवलपमेंट की बात होती रहती है, कैसे गाने को सही करना है उसकी बात होती रहती है, इसी बीच में लड़ाई भी हो जाती है, फिर पैचअप भी हो जाता है सब हो जाता है। सॉरी कौन बोलता है? ऑफ कोर्स पतिदेव। ऑफ कोर्स, अच्छा, क्योंकि लड़कियां कभी गलत नहीं हो सकती हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने। यस, नहीं बिल्कुल, बट कुछ होता है कभी आप फंस रहे हो किसी चीज में, आपको करेक्ट करते हो कि नहीं यार इसको ना ऐसे करते हैं, दोबारा करते हैं, या ऐसा, क्योंकि हेल्पिंग हैंड भी कहीं ना कहीं होता है। हाँ, औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। हाँ, मेरे पीछे तो है ना। हाँ। मेरे पीछे तो सबको पता है, विजिबली है। पहले मेरे फादर थे, अब मोहित जगत जीजू मोहित है जगत जीजू हाँ, जगत जीजू है मोहित। हाँ। तो हाँ है, होता है, बिल्कुल, स्पेशली बेटियों के पीछे तो होता है। बट आज की जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, जिनको अब जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आजकल हमने देखा हिप हॉप में भी फीमेल रैपर्स बहुत आगे आ रही हैं, आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो हिप हॉप की दुनिया में भी आपको कुछ करना है आगे, या फिर ब्लेंड रैप करे, भजन प्लस रैप, एक फ्यूजन क्रिएट हो? हाँ, मतलब कोई और वो आपके गाने के साथ और मैं भजन करूं, कुछ जेनजी ऑडियंस के लिए फ्यूजन आ जाए तो वो अलग बात है। क्योंकि आजकल एक कंसेप्ट नया आया भजन क्लबिंग को लेके, तो उसके काफी सारे कॉन्सर्ट्स अभी दिल्ली में भी हुए हैं, और मैं भी उसका पार्ट। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा था। अभी सीएम रेखा गुप्ता ने भी बोला कि होली पे कि आप होली तो खेलो लेकिन शाम को भजन क्लबिंग करो, क्लब जाने से अच्छा है। तो भजन क्लबिंग का कंसेप्ट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मतलब ये मैं तो मानती हूँ कि जिस भी वे में भगवान को याद किया जा रहा है, नियत अच्छी रख के, या ना कि भजन क्लबिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है,
नीयत अच्छी हो, भगवान को याद किया जाए, और अगर इसके वजह से जेंजी ऑडियंस जुड़ रही है भगवान से तो ये तो अच्छी चीज है। बिल्कुल, और अपनी रूट्स को भी पहचान रही है, उससे जुड़ी रहे। Definitely। बट आपके फेवरेट भगवान कौन से? फेवरेट भगवान हाँ। मैं हरि को मानती हूँ, Okay। मैं नारायण रूप को मानती हूँ, हाँ। और प्रभु श्री राम तो अब सबको मानने पता लगी है। हैं, पहले से मानती हैं नारायण जी? पहले से मानती हूँ, अच्छा। शुरू से, क्योंकि जब भी भगवान की बातें होती थी, जब भी भगवान कुछ भी होता था, तो जब ओम जय जगदीश हरे होता था तो सबसे ज्यादा मैं ही गाती थी। ओह, तो बचपन से है, भगवान की तरफ अट्रैक्शन है, हरि की तरफ मेरा अट्रैक्शन है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक कुछ सुनाया नहीं, तो जनता सुनना भी चाहेगी। तो एक रिसेंट जो आपका गाना है उसके 2 शब्द या जो भी आपके दिल के करीब है, मन में अभी जो सिचुएशन के हिसाब से गाना आ रहा है वो आप सुना दें हल्का सा। बिल्कुल सुनाऊंगी। मेरा हम्म। रिसेंट गाना आया है हाँ, खाटू श्याम हाँ, जी के लिए, बिल्कुल। तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। जब सारे जग से हारा, तेरे दर पे डेरा डाला, जब सारे जग से हारा, तेरे दर पे डेरा डाला, तूने जो थामा तो नैया, तूने जो थामा तो नैया, पार सांवरे, हाँ पार सांवरे, बड़े अलबेले हो सांवरिया, सरकार सांवरे, सरकार सांवरे। Thank क्या you। बात है, क्या बात है, बहुत Thank you। बढ़िया। बट एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि भजन ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें आपको लाइफ में फिलहाल में एक बड़ी अच्छी हुई आपके साथ। पहले आप सिंगर बनना चाहते थे, आप बन गए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा फेम मिल रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं। दूसरा, पसंदीदा मर्द भी मिल गया, शादी हो गई, शादी भी हो गई, एंड तीसरा, मोदी जी से भी आपकी भेंट जो थी या वो हो गई। अब कुछ इच्छाएं और भी हैं मुझे जो आपकी विश लिस्ट में है, वो पूरा करना बाकी है, लेकिन ये जो 3 मेजर चेंजेस आए हैं, इस पे कैसे प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इच्छाएं तो मेरी, मुझे वो मिल गई हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या जो सोचा था इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी मुझे मिल गई हैं। तो मेरी इच्छाएं शेष कुछ रह ही नहीं गई हैं। जीवन और भगवान मुझे ऐसी ऐसी चीजें दे देते हैं कि वो मेरी इच्छा से भी ऊपर होता है। तो और ये जो तीनों चीजें मुझे मिली हैं, मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि ये तो मिलेगा ही मुझे। मैनिफेस्ट किया था। हाँ, मतलब सिंगर बनना ही था। हाँ। इस लेवल पे बनना था ये नहीं सोचा था। शादी जिस मर्द से करनी थी उससे करना ही था, वो तो जिद थी कि उसी से करना है। और जहाँ तक रही हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने की बात, तो वो एक सपना था कि हाँ उनसे मिलना है, जिनकी वजह से मुझे इतना कुछ मिला, उनको एक बार सामने से तो देखूं। तो मिल लिया और वो मुझे सामने से पहचान भी गए। नहीं, बट एक बात, जब अब वो मेरे को याद आया किस्सा, मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रहा, जब आपके पापा ने बोला कि ट्विटर चलाती हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ट्विटर में नहीं हूँ, तुमने बोला कि तुम पीएम मोदी जी ट्वीट किए हैं तुम्हारे बारे में, तो वो एक फर्स्ट रिएक्शन क्या आया था मन में, कि आप शॉक थे, नर्वस थे, क्या अंदर से क्या था सबसे? मैं कुछ नहीं थी, मुझे लगा था फेक न्यूज है। मैंने कहा पापा सुनिए, आए दिन ऐसा फेक न्यूज आता है, विश्वास नहीं करना चाहिए आपको इन सब चीजों पे। तो कह रहे हैं कि हम बोले देखिए अब सोशल मीडिया इधर बहुत आप चलाने लगे ना, इसलिए आपको ये सब समझ में नहीं आता है, हम लोग को पता है। तो कह रहे हैं कि बात नहीं सुनती है मेरा, कह रहे हैं मोदी जी पोस्ट किए हैं तो हम बोले कि अच्छा ठीक है एक बार चेक करते हैं। जब चेक किया मैंने, तो वो ना, मुझे नहीं पता था ट्विटर के बारे में, मैंने ट्विटर इसके पहले नहीं चलाया था। तो मोदी जी के नाम क्या है कि ग्रे टिक आ रहा था, तो मैंने पापा से बोले थे ना फेक था। कह रहे हैं ठीक से चेक करो, न्यूज चैनल वाले क्यों आए हैं अगर फेक है तो। हम बोले अच्छा, हम बोले ठीक है रुकिए देखते हैं। तो मैंने देखा उस पर ग्रे ही होता है। तो मैंने देखा, मैंने कहा वाओ ये क्या हो गया। तो अनबिलीवेबल रिएक्शन था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, ना मुझे, ना मोहित को, ना परिवार में किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। नहीं, मेन तो आप ही थे, आपको जब होता तब तो सबको होता। मुझे भी नहीं हो रहा था। कभी कभी आज भी नहीं होता है। अरे वाह, नहीं सडनली ऐसा क्या वो दिन बना होगा, क्या वो नक्षत्र मेरे फेवर में ऐसे आए होंगे कि चलो इस लड़की को इतना बड़ा चीज दे देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसका गाना पसंद करा देते हैं और सीधे वो ट्वीट कर देंगे, पूरे वर्ल्ड में पहुंचा देंगे। टचवुड कर दो, टचवुड। बट जब आपने बता ही दिया, प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, राम आएंगे उस गाने का नाम था, और लगभग 250 मिलियन के आसपास उसके व्यूज हैं आज भी, अगर हम यूट्यूब पे देखें। तो आपको लगता है जो आपकी वॉइस है वो नेचुरली उस गाने पे सूट कर रही थी, और अब रामायण जो फिल्म आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी आवाज भी उसका हिस्सा अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे? देखिए, इच्छा तो सबकी होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा होने की, बट अभी समय बताएगा कि उसका पार्ट हूँ कि नहीं हूँ, वो गवाएंगे कि नहीं गवाएंगे। पर इससे मेरे भक्ति में कोई कमी नहीं आने वाली। आई विल बी द सेम। तो हो जाए थोड़ा सा राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल। एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कंपटीशन किसको मानते हैं, मतलब किसी अंदर को से नहीं। क्या है? किसी को खुद से competition- कंपटीशन है, खुद से भी नहीं है, कंपटीशन करना ही क्यों है? बेहतर बनने के लिए? जब इस बेहतर बनने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं, किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कंपटीशन क्यों करना है? अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, भक्ति फील्ड में, इसमें क्या ही कोई कंपटीशन करके कर लेगा। भगवान को आपका गाना अच्छा लगेगा तो वो वैसे भी आगे बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो आपका जनरली आप आर्ट लोगों के लिए पेश करते हो कि लोग को पसंद आएगा, व्यू आएगा, लाइक आएगा, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जिसमें कि आप भगवान को सुनाते हो, उनको नहीं अच्छा लगना है तो नहीं लगेगा, लगेगा तो बहुत आगे बढ़ा देंगे। मैं एग्जाम्पल हूँ उसकी। मैंने तो बहुत सिंपल राम आएंगे गाया, बहुत सिंपल है वो, मुझे थोड़ी पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। तो कंपटीशन खुद से भी नहीं, किसी से नहीं है। मैं बस गाना चाहती हूँ, भजन ढेर सारे लोग ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, प्यार करते रहें। लोगों का प्यार मुझे बहुत ज्यादा भर भर के मिलता है एंड आई एम रियली हैप्पी। बिल्कुल, आप हम भी चाहते हैं ऐसे आप हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू। बट एक चीज और, आप छपरा से आती है, बिहार से, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट भी वहाँ से निकले हैं, बड़े बड़े नाम बने हैं। एंड अब मैं आना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री पे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी आप यूट्यूब एक सेक्शन है वहाँ पे ट्रेंडिंग जाओगे, म्यूजिक में ट्रेंडिंग, उसमें टॉप 5 जो गाने रहते हैं मैक्सिमम भोजपुरी गाने होते हैं। और उसमें भी सारे गाने ऐसे कि आधों के नाम भी मैं नहीं ले पाऊंगा, वैसे गाने होते हैं अश्लील, और आधे वैसे होते हैं जो कमर्शियल गाने होते हैं। तो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो उसको जब डिफाइन करना हो तो वही 5 गाने डिफाइन करेंगे, कंट्रोवर्सीज डिफाइन करेंगे, वल्गैरिटी डिफाइन करेगी। क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आपका क्या कहना है, जो एक डार्क साइड उसकी है? देखिए, सोशल मीडिया जितना अच्छा है, जितना पॉजिटिव है, उतना खराब भी है। जैसे मैंने सोशल मीडिया को यूज किया पॉजिटिव चीज के लिए, कुछ लोग उसको नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं। तो बिहार का इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया का जिस तरीके से यूज हो रहा है उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना, आजाद देश है और हमारा संविधान सबको इक्वल राइट्स देता है। लेकिन अब बिहार में इस पे बैन लग गया है। अब बिहार सरकार ने एक्शन लिया है इसके ऊपर, वल्गर गाने आप पब्लिकली नहीं बजा सकते हैं। तो बट यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है तो वो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बजा नहीं सकते हैं। तो अगर धीरे धीरे बजना बंद होगा तो धीरे धीरे बनना भी बंद होगा। लेकिन अगर यूट्यूब उसको ट्रेंड करा रहा है, उससे पैसे मिल रहे हैं लोगों को, तो मुझे नहीं लगता वो बंद होने वाला है। बट मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। वो लोग स्वाति जी के भजन सुनिए। हाँ, डेफिनेटली भजन सुनिए। मेरे ऊपर तो न्यूज भी आया था कि जो लोग दिन में राम आएंगे सुन के 100 मिलियन करते हैं, वही लोग रात में एक पर्टिकुलर सिंगर है उनके गाने सुन के उस गाने को, तो दिन में आप भजन सुन रहे हैं और रात में ये सब सुन रहे हैं। ऐसा आप बिहार में ऐसी सोच है लोगों की, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ तो ऐसा कंपैरिजन किया गया था। बट वैसे गाने सुनने वाले मुझे नहीं सुने तो बेटर है। आपके बिहार में, हमारे बिहार में, भारत के बिहार में एक कल्चर है ऑर्केस्ट्रा को लेकर, जो मुझे बहुत गलत लगता है। जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैं भी शॉक हो गया था। बच्चे भी वहाँ आके खड़े होके और उनके पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में। उस कल्चर को आपको लगता है कि नहीं, इस पे भी बैन बिहार सरकार को करना चाहिए? मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये बहुत ही ऑकवर्ड लगा था, तब मैंने अपने पापा से पूछा था सबके सामने कि क्या हो रहा है। मतलब ये कुछ लड़कियां नाच रही हैं और हर वर्ग के लोग उसको सुन रहे हैं। बहुत छोटी थी, मैंने तब ये सवाल उठाया था। तब मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में समझाया था कि ये यहाँ पे कल्चर बन गया है, इस पे रोक होना चाहिए, ये वो। हम तो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, किसी की भी बच्ची है, बेटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कमाई का जरिया है। और अब यहाँ पे बिना नाच के शादी नहीं पूरी होती है। इवन सोनपुर इतना बड़ा मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहाँ भी ये इसका अलग सेक्शन ही होता है। एक तरफ भक्ति गवाया जा रहा है, मैं गई हूँ वहाँ गाने, तो एक तरफ भक्ति नाइट हो रहा है, एक तरफ ये शक्ति नाइट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके तो मैं सख्त शुरू से खिलाफ हूँ। लेकिन अब हर चीज पे आपका बस नहीं चल सकता है। आवाज उठा सकते हैं, उसके खिलाफ कैंपेनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? लोगों के बुद्धि का क्या करेंगे? जिनको देखना ही है और जिनको कराना ही है, उनके बुद्धि का आप क्या करेंगे? एक चीज कर सकते हैं आप,
सिस्टम को अगर ठीक करना है तो सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। एंड मैथिली ठाकुर यंगेस्ट एमएलए बन सकती हैं, तो स्वाति मिश्रा भी कुछ सिस्टम में आके चीज़ें बदल सकती हैं। तो मोदी जी की मुलाकात से यही एक कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी का रुख तो स्वाति जी अब नहीं बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लगता है, तो नहीं, पर ये अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मेरा वो इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है। लेकिन फ्यूचर का किसी को नहीं पता, फ्यूचर कभी कुछ और बदल गया, कहीं भगवान मुझे कहीं और लेके चले गए तो वो अलग बात है। मैं तो कमल तो हाथ से पकड़ा जाता है ना, पकड़ लेंगे क्या दिक्कत है। वही अगर फ्यूचर अगर कहीं लेके गया मुझे ऐसी जगह पे तो जरूर जाना चाहूंगी, अगर भाग्य लेके जाता है तो। बिल्कुल। आप स्टेज शोज करते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो उसमें कभी कभी फैन क्रेजी भी आ जाते हैं, कुछ वैसे मोमेंट्स हो जाते हैं। अभी सुनंदा शर्मा के साथ हुआ, तो आपके साथ भी कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है या फिर कभी आपने फेस किया हो इस तरह का कुछ? बहुत बार हुआ है। और जो उस लेवल के बहुत बड़े सिंगर्स होते हैं ना, उनके पास तो बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम कई जगह ऐसे जगह भी परफॉर्म करने जाते हैं, स्पेशली मैं कई जगह ऐसे जगह परफॉर्म करने जाती हूँ और चली जाती हूँ जहाँ पे लोगों के पास बजट भी नहीं होता है, लेकिन उनको भजन सुनना होता है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि उनके इस प्रेम ने ही मुझे यहाँ तक लेके वो आए हैं। तो अगर उनके पास बजट नहीं है लेकिन मुझे सुनना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बट कई बार क्या होता है ऐसे जगह पे जाने के बाद कि मैं तो प्रेम में चली जाती हूँ, भगवान के प्रेम में, उनके प्रेम में चली जाते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस वजह से कई ऐसे मनचले फैन आ जाते हैं, पागल टाइप फैन आ जाते हैं जो कि भक्ति मंच पे दारू पी के चढ़ जाते हैं। अच्छा। अभी मैं रायपुर गई थी, वहाँ पे बिहार की कम्युनिटी है जो छठ पूजा का त्योहार कराती है, और इस बारे में मैंने उसके बाद कभी बात ही नहीं की, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो लोग ये छठ का पूजा करा रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो जब स्टेज पे आए, पहले तो मेरा परफॉर्मेंस हुआ 15-20 मिनट, उसके बाद वो स्वागत करने आए स्टेज पे मेरा। स्वागत तक तो मुझे ठीक लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छे हैं ये वो, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सारे लोग ड्रंक थे और पी के चढ़े थे और छठ पूजा का त्योहार वो मना रहे हैं, और बेसिकली वो वहाँ पूजा वूजा मनाने नहीं आए थे, एंजॉय करने आए थे। और गलत कॉन्सर्ट में आ गए। यस, वो मुझे ट्रीट ऐसे कर रहे थे कि जैसे बिहार में नाचने वाली को ट्रीट करते हैं ना, वैसे वो ट्रीट कर, 2 गाना और गाओ, 2 गाना और गाओ, अभी क्यों जाना है, 2 गाना और गाओ। जब मैंने लास्ट एक्शन ले लिया कि अब मैं नहीं गाऊंगी, और वो उलझुल हरकतें भी कर रहे थे स्टेज पे आके, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, तो जब मैंने लास्ट अपनी तरफ से एक्शन ले लिया कि दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मैं 3 घंटा परफॉर्म किया मैंने वहाँ पे। मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म नहीं, 1.5 से 2 घंटा से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती हूँ, पर मुझे लगा इनका प्रेम है, बट वो प्रेम नहीं था, वो पी के वो बहुत ईगो में आ गए थे कि करवा के रहेंगे, लड़कियों की मना कैसे कर रही है वो। तो लास्ट में अनाउंसमेंट वो करते हैं, हटाओ इस स्वाति मिश्रा को स्टेज से, भगाओ इस लड़की को स्टेज से, इससे बढ़िया सिंगर लेके आएंगे हम, निकालो इसको, ऐसा करके वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जब भक्ति सिंगर और जो कम्प्लीटली भक्ति गाती है उस सिंगर का वो इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, तो जो लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हैं, जो खुल के रहती हैं, सोचिए उनका क्या ही इज्जत करते होंगे। तो ये तो हाल है इन लोगों का। नहीं, बट इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्था बढ़िया पता है, हर चीज प्रशासन से मांग करने से नहीं होता है। प्रशासन की बुद्धि यहाँ पे है और आपकी बुद्धि इतनी सी है, वो अगर आपको सारी सुविधा दे ही रही है, आपको यूज ही करने नहीं आ रहा है, आपके पास सारे राइट्स है लेकिन आपको यूज करने नहीं आ रहा है। और एक मॉरल वैल्यूज इंसान के जीवन में होता है कि सरकार आपको हर निवाला चम्मच से तो नहीं खिलाएगी ना, आपको प्लेट दे सकती है, खाना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो अपना भी तो कुछ बुद्धि लगाना चाहिए, खुद भी तो यहाँ से डेवलप होना चाहिए। पहले जाति पाति में अटके हुए हैं, ऊंच नीच में अटके हुए हैं, लड़का लड़की भेद में अटके हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सोच बदलना जरूरी है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पे लोगों को सोच बदलना जरूरी है। सरकार तो काम कर ही रही है और करेगी। बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि दूसरों में कमी निकालने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आपका किस तरह का रुझान है। लेकिन थोड़ा सा लाइटर करते हैं, सीरियस बातें हो गई। अगर मुझे या किसी को, हमें स्वाति मिश्रा को अपने शो में बुलाना हो, अपने घर मतलब कोई फंक्शन हो उसमें बुलाना हो, तो 3 चीजें जो स्वाति मिश्रा की टीम भी बताएगी। अब जो मुझसे बैक कैमरा पूछ ही लेंगे, बट आपसे भी पूछते हैं फिलहाल कि 3 डिमांड्स क्या रहती हैं? कितने पैसे स्वाति मिश्रा चार्ज करती हैं, कितने घंटे परफॉर्म करेंगी या कितने घंटे अपना समय दे पाएंगी, और तीसरा क्या क्या फैसिलिटीज उनको चाहिए रहती है? तो कई ऐसे शोज हैं जो मैंने फ्री में भी किए हैं और
भक्ति भाव की वजह से कई जगह मैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे जाती हूँ जिससे मैं सिर्फ टीम का पेमेंट कर सकूँ। तो ये मेरे जीवन में इतना ज़्यादा हो गया था कि कई लोगों ने इसके ख़राब फ़ायदे भी उठाने शुरू कर दिए। जैसा मैंने कहा कि मेरे इसके पहले का मैनेजमेंट इतना ख़राब था कि मतलब जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ हो गई थी बिल्कुल भी। बट अभी टचवुड मैं बहुत ही अच्छी टीम के साथ हूँ एंड टीम मेरे लिए काम कर रही है बहुत ज़्यादा। सो आई एम इन गुड हैंड्स। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल आपसे, क्योंकि समय की आप पे थोड़ी सी कमी है, कहीं और भी आपको सेवा करनी है, वहाँ भी अपने परफॉर्म करना है। बट एक सवाल है आपकी टीम ने हमें दिया ये पूछने के लिए कि एक आपका एक डिफरेंट एक्सेंट है जिसमें आप अपने घर वालों से और घर पे बात करते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि आपको वो एक्सपोज करना चाहती है आपकी टीम की, वो कैमरा पे आप बताओ कौन सा एक्सेंट ऐसा जिसमें कैसे बात करें यार वैसे कैसे बात करें कुकी अच्छे से मैं नहीं बोलूंगी। किसने बोला ये पूछने के लिए? अब नाम नहीं लिखा उसमें, ब्रैकेट में खाली स्पेस बताऊंगी मैं। मोहित भाई बोलो थोड़ा। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मुझसे नहीं हो रहा, कैमरा में मुझसे नहीं हो रहा है। अरे सोचो कैमरा लगा ही नहीं है, हाँ उनको देख के बोल दो। नहीं मैं नहीं बोलूंगी गाइस प्लीज। पति देव की बात काटी जा रही है, बताओ। हमेशा काटती हूँ। नहीं गाइस मैं इसको चोहित बुलाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम सब जान चुके हैं इंटरनेट पे। हाँ। मोहित नहीं बुलाती हूँ बस, अच्छा। बाकी सब बुलाती हूँ। और ये वो एक्सेंट अभी आ नहीं रहा है गाइस, वो एक्सेंट मेरे कंफर्ट जोन में आता है। समझ रहे हैं ना? कोई नहीं, उसके लिए इंस्टाग्राम पे बताऊंगी वो लैंग्वेज, फॉलो मी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने कहा कि श्रेया जो घोषाल हैं, आप उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके साथ आगे काम करने का आपका बहुत मन है एंड कोलैब फ्यूचर में कभी हो तो हम भी वो देखना तो मुझे लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनके साथ कोलैब कर बिल्कुल नहीं है। बट एक जाते जाते बॉलीवुड का आप कुछ सुनाते जाइए, क्योंकि रिसेंटली कोई मूवी देखी आपने? धुरंधर देखी है ना? धुरंधर का कोई गाना या बढ़िया आपको लगता हो जो? मैं भक्ति के अलावा कुछ और सुनती ही नहीं हूँ, तो हिंदी गाने सुने हुए। और नहीं, श्रेया मैम का कोई सुना दीजिए चलिए। श्रेया मैम का गाना? हाँ। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। बस इतना याद है। नहीं बिल्कुल, बट सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा आपने गाया और थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। बस जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप काम करें इसी तरह काम करते जाइए, इसी तरह हमें एंटरटेन करते जाइए, ताकि जेंजीज जो है और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सके। और एक वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहते हैं जेंजीज को अपने हमारे माध्यम से, आप कैमरा में देख के आप बोल दीजिए। जेंजीज को एडवाइस देना चाहती हूँ कि बी लाइक दिस, ऐसे स्मार्ट इंटेलिजेंट रहिए और ऐसे ही भक्ति को जिस भी वे में आगे लेके जाना है आगे लेके जाइए, भक्ति को कूल बनाना है बना दीजिए, बट भगवान से जो आपका भाव है उसको कूल मत बनाइएगा, उसको सेम रखिएगा। लव यू। और फॉलो कीजिए स्वाति मिश्रा जी को। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।